हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एजाज सैयद उमर चीमा के हमरा टॉक शॉक के लिए। टॉक शॉक में आज हम 3 मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से मिलिट्री कोर्ट्स का जो ट्रायल है उसको बहाल कर दिया गया है। अब जो जिन सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में हो रहा था वो होगा, हतमी फैसला गो के बाद में आएगा। एक तो इस पर बात होगी। दूसरे नंबर पर हम अफ़गानिस्तान के हवाले से कल हमने गुफ्तगू की थी, जो पाकिस्तान के मुज़ाकरात जारी हैं तीसरे मुल्क में, उस हवाले से एक अपडेटेड वेरी इंपॉर्टेंट एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे ऐसे CSS किए हुए ऐसे सिविल ब्यूरोक्रेट्स की बात करेंगे जो स्कॉलरशिप्स पे बैरून मुल्क जाते हैं लेकिन वतन वापस नहीं आते। आइए गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। चीमा साहब, सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो कर दिया है फैसला जिसके हक़ में आप आर्ग्यूमेंट देते रहे, तो एक तो आपको मुबारकबाद हो। तो लेकिन 5-1 की तकसीम है, और ये भी वैसे आपस की बात है, बड़ी अजीब है कि पहले जो जस्टिस एजाजुल एहसन ने किया था या उनके साथी जजेस ने भी किया था, वो मुतफ़िका तौर पे कर दिया था कि जी ये नहीं हो सकता, ये नहीं किया जाना चाहिए। और आज अब उसी सुप्रीम कोर्ट के 6 दूसरे जज बैठे हैं जिनमें 5 ने ये कह दिया कि जी मिलिट्री ट्रायल हो, और एक कहता है कि जी जस्टिस मुसरत गालबन वो कहते हैं कि जी ये नहीं हो। तो ये एक और बात है नहीं, ये बताती है पोलराइजेशन कितनी है। मतलब ये तो उस बात की भी रिफ्लेक्शन है। तो आप बताएं, आप तो कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट को हम एज अ क्या मान लेते हैं उनको, न्यूट्रल एम्पायर। हाँ, अंपायर। ठीक तो है। अब अंपायर का फैसला आ गया। अब अंपायर का फैसला, आप इस पे क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने अंपायर ने फैसला दे दिया। लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा मैं कि तारीख जो है ना, तारीख सबसे बड़ा जज होती है। ये जजेस जो हैं इन्होंने तो 1977 का जो मिलिट्री कू है, 12 अक्टूबर 1999 का मिलिट्री कू है, इसको भी जायज़ करार दिया हुआ है। तो तारीख भी एक जज है। नहीं, तारीख जो है, तारीख ने क्या देखना क्या है इसमें। नहीं, तारीख अब जो आर्गूमेंट जस्टिस तारिक मसूद ने दिया, उन्होंने कहा जी कि जो कल डीजी खान में हुआ है वो भी सिविलियन ने किया है, तो उसके बारे में क्या होगा कि वो मिलिट्री, उनका ट्रायल मिलिट्री होगा या दूसरा होगा। जो बात जो है ना, जो बात जिसके ऊपर बड़ी लंबी बात हो सकती है वो ये है कि क्या ये दहशतगर्दी के हमले थे। तो क्या सुन लेना। और दहशतगर्दी और दहशतगर्दों में फ़र्क है ना। दहशतगर्दों में फ़र्क है और पॉलिटिकल जो वायलेंस है उसमें फ़र्क है। ये पॉलिटिकल वायलेंस हुआ है। यानी कि मैं इसको कहता हूँ कि जिन जिन लोगों ने सज़ा किया, या जो मेरे ख्याल के लोग हैं वो समझते हैं कि जिन जिन लोगों ने वायलेंस किया है उनके खिलाफ कानून की कार्रवाई होनी चाहिए। मिलिट्री इसलिए बीच में शामिल नहीं होनी चाहिए क्योंकि मिलिट्री खुद फ्रीक है, उसकी कोई ट्रेनिंग नहीं होती जुडिशरी की, या वो कोई जज नहीं होते। अदालत की बाकायदा एक ट्रेनिंग होती है। तो खैर अब तो उन्होंने फैसला दे दिया है, तो लेकिन बात यह है कि कोई दहशतगर्द किसी को करार देने के लिए हमारे पास कोई ये म्यार तो नहीं है कि जिसने 5 साल को ट्रेनिंग ली हो, कोई 10 साल दहशतगर्दी की हो, तो फिर हम उसको दहशतगर्द मानेंगे। दहशतगर्दी एक एक्शन का नाम है ना, और जो हमने जो एक टेररिज्म को भी हम डिफ़ाइन करते हैं तो उसमें बताते हैं ना कि क्या क्या एक्टिविटीज़ जो हैं वो एक दहशतगर्दी के ज़ुमरे में आती हैं। अब जो है ये बात दहशतगर्दी से ज़्यादा ही हो रही है मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट करने की, यानी कि ये वो दहशतगर्दी का अमल भी है और इंस्टॉलेशंस को टारगेट किया गया है। ठीक है, अब ये लॉ तो पहले मौजूद है, अब उस पर एतराज़ आ रहा है ना जी कि वो आइन के मुताबिक है या नहीं है, तो उस तशरीह पर फ़र्क आता है। मेरा इससे हट के सवाल है, मेरा कानून से हट के सवाल है, मेरा ये सवाल है कि क्या अगर ये आपकी जो फ़ौज पे आपको 100 इतराज़ हो सकते हैं उनके पॉलिटिकल रोल पे, ये वो एक अलग इशू है, लेकिन अगर लोग इसी तरह जाके उनके अटैक करना शुरू कर दें तो इससे ओवरऑल आपकी जो एक फर्स्ट और लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, आपने तो उसको एक पैरालाइज कर दिया। उमर, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, फर्स्ट और लास्ट लाइन को पैरालाइज कर दिया है, ये बिल्कुल आपकी ठीक बात है। लेकिन ये याद रख लें कि ये अटैक क्यों हुआ है। नहीं, बुनियाद लाइन ऑफ मिलिट्री जो है, देखें इस मुल्क का कोई भी शहरी ऐसा नहीं है जो ये चाहता हो कि पाकिस्तान की फ़ौज कमज़ोर हो, चाहे वो फ़ौज के क्रिटिसिज्म भी करता हो। लेकिन सवाल ये है कि ये जो लोग हैं इतने ये पढ़े लिखे लोग हैं ना हमारे शहरों में। आप मुझे ये बताएं कि जिन्होंने कल उधर DI खान में अटैक किया है, आपके ख्याल में उनके पास कोई जवाब नहीं होगा? जवाब तो हर बंदे के, अगर लोग अपने अपने जवाब के तहत काम करना शुरू कर दें तो फिर तो कहीं लॉ अप्लाई नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर एक के पास कोई ना कोई जस्टिफिकेशन है। आपने एक इंस्टीट्यूशन को आइन से मावरा करार दे दिया, आइन को वो पूछते नहीं है,
पॉलिटिकल लीडर्स को, यार ये है ना भाई, मतलब ये है। आप जो स्पेसिफिक एक्शन पे बात करें ना, नहीं, आप यानी कि उसको इमरान खान को गिरफ्तार किया है, specific इमरान खान को action गिरफ्तार किया, आप जाके मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे टारगेट करना शुरू कर दें। स्पेसिफिक एक्शन एक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में हुआ है ना, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में हुआ है ना, तो क्या इस पे कुछ नहीं होना चाहिए? तो मैं ये कहता हूं उसके ऊपर कानून की कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन फौजी कार्रवाई नहीं होनी नहीं चाहिए। आपका मेरा पॉइंट जो है, मेरा आप आर्ग्यूमेंट नहीं है नहीं कि आप कानून एक की तरफ कार्रवाई होनी चाहिए, देखें, फौजी कार्रवाई देखें नहीं होनी आप एक तरफ ये कह रहे हैं कि वो एक्शन की एक वजह है। हाँ, बिल्कुल अच्छा, यानी कि वो वजह का मतलब है कि इनके एक्शन नहीं होना चाहिए। नहीं, अब मैं ये एक अलग बात है, और एक्शन उनका मिलिट्री में होना चाहिए या किधर होना चाहिए, ये दो अलग बात है। देखें, मैं ये कह रहा हूं कि जिस किसी ने भी कानून तोड़ा है ना, जिस किसी ने भी कानून तोड़ा है, कानून को उसकी कार्रवाई करनी चाहिए। फौज के अंदर मिलिट्री सिविलियंस का ट्रायल करके आप लोगों में, सिविलियंस में फौज के खिलाफ नफरत पैदा कर रहे हैं। ये 102 लोगों का ट्रायल कर रहे हैं ना, 102 घरों में, 102 फैमिलियों में, सबको पता है कि ये सारे लोग पॉलिटिकल एहतजाज में गए थे। इन पॉलिटिकल जो एहतजाज इन लोगों ने किया, इस एहतजाज को लीड कौन कर रहा था, या ये माइंडसेट किसने दिया था? इमरान खान ने दिया था ना। इमरान खान किसने पैदा किया था? नहीं, तो फिर तो ये बात बहुत दूर तक जाएगी। नहीं, वो फलां किसने पैदा किया था, फलां किसने पैदा किया। और आप ये कह रहे हैं ना कि भाई ये फौजी ट्रायल होना चाहिए, अब ज़ाहिर है अदालत ने भी कह दिया हो ही जाएगा, ठीक है। दुनिया, आप पड़ोस में चले जाएं, इंडिया में चले जाएं, इंडिया में फौजी ट्रायल नहीं होते, पता है आपको इस बात का? किस चीज के? सिविलियंस के। नहीं, सिविलियन के किस जगह, किस लिए अटैक नहीं होते? अगर ट्रायल नहीं होते, मैं ट्रायल की बात कर रहा हूं। नहीं, अगर कोई फौजी इंस्टॉलेशन को टारगेट करने पे नहीं जी होते? बिल्कुल, मैं आपको साबित करता हूं, सुन लें। ये इस्लामाबाद में यहां पर वो बंदा अभी एक जगह नमाज पढ़ाता है, वो कारी है यहाँ पे, वो वहां पर हिंदुस्तान में पकड़ा गया, वहाँ पर किसी मिलिट्री इंस्टॉलेशन के ऊपर वो के करीब पकड़ा गया, उसके ऊपर अटैक कर रहा था, उसकी चीज़ें थी, पकड़ा गया, उसे उन्होंने जाके अदालत में पेश किया, उसको सज़ा हो गई, ठीक है, सज़ा हो गई। फिर उसका वो अरसा दराज तक सज़ा भुगतने के बाद वो वहाँ पर उसका कोई जुर्माना पे होना था, वो नहीं हुआ। उसके ऊपर फिर कोई ह्यूमन राइट्स की एक तंजीम थी, सिविलियन अदालत की कार्रवाई करो, उसने फिर उसका मुकदमा लड़ा, उसका पे किया, और वो फिर पाकिस्तान में वापस अब ये है कि जिसकी आप बात बता रहे हैं ना, मुझे तो उसका आइडिया नहीं, मुझे ये भी नहीं आइडिया कि उसका जुर्म जो है वो कितना संगीन था। चलें, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ, इस तरह के तो बहुत सारे पाकिस्तानी जो हैं वो उधर वो इंडिया में जेलों में कैद हैं, और उन पर कई किस्म के उनको इल्जाम लगाए। आप ये समझें कि फौज को पूरी ट्रेनिंग है, उनको जज बनना चाहिए। ये नहीं है मतलब कि फौज को ट्रेनिंग है, मैं तो एक लॉ की भी बात कर रहा हूँ, मैं लॉ की बात कर रहा हूँ ना। और दूसरा ये है, फौज को पूरी ट्रेनिंग है इंसाफ करने की, ट्रेनिंग जो है वो उस लिहाज से तो अगर देखा जाए तो फिर हमारे जजेस की भी ट्रेनिंग, जजेस की ट्रेनिंग उनसे बड़ी बेहतर है। आप मुझे ये बताएं, नहीं मेरी बात वो सारी जिंदगी फौज की ट्रेनिंग करते रहते हैं, बम चलाना जानते हैं, गन चलाना जानते हैं, फौज से लड़ना जानते हैं, ये उनका कमाल है। ये जो जजेस हैं, आप जिन जजेस के ऊपर एतराज करें, कोई आइडियल तो ये भी नहीं है ना, लेकिन इनकी ट्रेनिंग क्या है? इनकी ट्रेनिंग है इंसाफ होता, ये करते हैं, और दिखता भी है, दो वकील बराबर खड़े होते हैं, ओपन कोर्ट होती है, मीडिया भी होता है, सिविल सोसाइटी भी होती है, जिसका जो अगर तो ट्रेनिंग की बात है वहां पर तो देखें, वहां पर इन कैमरा है। देखें, अगर तो आप ट्रेनिंग की बात करते हैं तो हमारे जो हाई कोर्ट में जज जाते हैं, जो आगे सुप्रीम कोर्ट में भी जाते हैं, वो भी जिस दिन वो बनते हैं, उनका नोटिफिकेशन होता है, अगले दिन वो उधर बेंच पे बैठ जाते हैं। लेकिन उनकी लॉ में प्रैक्टिस होती है ना। लॉ में प्रैक्टिस होना, जज बनने के लिए रिक्वायरमेंट है। उमर, सुन ले मेरी बात, जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए कम से कम 10 से 15 साल की रिक्वायरमेंट है, हाई कोर्ट का जज बनने के लिए भी इसी तरह 10 से 15 साल की कोई रिक्वायरमेंट है। ट्रेनिंग तो कोई नहीं है ना आपके ख्याल में, इधर ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है? नहीं, प्रैक्टिस इज ट्रेनिंग ना। उस तरह से तो जो उस तरह से तो जो उनके वो फायर कर ले, वो प्रैक्टिस है, वो जज इंसाफ करेंगे। आपको ये किसने बात की है? आपके ख्याल में जो उनका जो लोग ये उनकी मिलिट्री कोर्ट्स को डील करते हैं, उन्होंने लॉ नहीं पढ़ा होता? मैं ये कह रहा हूँ आप ये कह रहे हैं ना कि वो फाइटर जो है उधर आ जाते हैं। मैं ये कहता हूँ क्या इनकी उनकी लॉ की उनकी डिग्री नहीं होती? उमर मैं जवाब देता हूँ, क्योंकि आपने मिलिट्री कोर्ट के केसेस को कवर नहीं किया। एजाज, मैं इस पे लिखता रहा हूँ यार, ये क्या बात आप करते हैं कि आपने कवर, आप उधर अंदर गए हुए थे। उमर मेरी बात सुनो, कवर कर लिखना, एक केस को लिखना और बाकायदा जाके कवर करना बड़ा फर्क है। मैंने वो किया हुआ है, मुझे पता है। वहां पर मुझे ये बताओ ना कि एक कर्नल है या एक ब्रिगेडियर है जो कि हेड ऑफ द कोर्ट है, ठीक है, उसने केस सुनना है और उसने आगे उसी मिलिट्री के केस को सुन रहा है जिस मिलिट्री ने उसको प्रमोशन भी देनी है मेजर जनरल के तौर पर,
और लेफ्टिनेंट जनरल के तौर पे, वो मिलिट्री के खिलाफ फैसले करेगा। एजाज, ये जो आप मैं बात एक- ये अच्छा, सुन ले, मैं ये एक जो आप मिसाल देता आर्गूमेंट दे रहे हैं ना, मैं एक ये मिसाल आर्गूमेंट देता जो आप दे रहे हैं उस लिहाज से तो ये है कि अगर कोई सुप्रीम कोर्ट से कोई केस आ जाता है तो इधर नीचे जज को भी पता होता है कि अल्टीमेटली ये हमारी स्टैब्लिशमेंट ये है, अगर मैं इनकी मर्जी के खिलाफ जाऊंगा तो मेरे लिए भी प्रॉब्लम देखो, होंगे। वो चीज हर जगह पर पाई उमर, जाती है। नहीं नहीं नहीं, सुन लो, जब सुप्रीम कोर्ट से लोअर कोर्ट में कोई केस जाता है ना, तो ये होता ही गलत है। ये नवाज शरीफ के केसेस क्यों माफ हो रहे हैं? इसलिए माफ हो रहे हैं कि पहले सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने गलत फैसला करके नीचे ट्रायल कोर्ट में भेजा, इसीलिए गलत हो रहे हैं ना फैसले। अगर उन केसेस में कोई जान भी हो ना तो तब भी वो खत्म हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि तरीकाकार गलत किया गया। यहां पर तो फौज खुद फ्रीक है, फौज ने अपने ही अफसर का दिया हुआ केस रखना है, सामने सिविलियंस बैठे हुए हैं, उनको सजा हो जानी है। ठीक है, अच्छा, उनको सजा हो जानी है। हाँ जी। उसके बाद वो केस हाई कोर्ट में जाना है। हाई कोर्ट में कौन लेगा, मुझे बताएं। नहीं क्यों? इस अच्छा, मुल्क में नहीं, ये फिर ये तो फिर मुझे तो बताएं ना। अगर आपके इस मफरूजे पर जाएं तो फिर तो ये कोर्ट, अगर ये मामला जो हैं जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन वाले हैं वो अगर सिविलियन कोर्ट में भी आ जाते हैं तो उनको पता है कि चूंकि उन्होंने फौज पे अटैक किया हुआ है तो लिहाजा हमने कुछ नहीं करना। वहां पर जो सिविलियन कोर्ट्स हैं, ये तुम्हें भी, ये तो अब बहस बाय बहस है ना। बहस वाली क्या बात है? नहीं कि आपके आर्गूमेंट का मैं जवाब दे रहा हूं। मैं आपको आर्गूमेंट दे रहा हूं ना, आप बहस बाय बहस कर रहे हैं, उसका एंड कोई नहीं है। कि सिविलियन कोर्ट में आपको भी पता है, लाहौर हाई कोर्ट के जजेस से भी पूछ लें, आपको पता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस से भी, जो ऑनेस्ट तरीन जज भी होता है ना, अतर मिनल्ला साहब थे नहीं यहाँ पर, इनकी तारीफें करते थे ना, आप भी और मैं भी तारीफें करते रहे अतर मिनल्ला साहब की। मिलिट्री कोर्ट के केसेस में वो कहते थे यार मुझे ना रखो। क्यों ना रखो? कि मैं फैसला करूंगा तो वो नाराज हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने तो ऑलरेडी एक फैसला किया हुआ है। अभी हमारे मुल्क में मिलिट्री का कंट्रोल भी है ना, आप उसको यार आप आर्गूमेंट पे नहीं रहते। आप मुझे ये बता रहे हैं कि उधर जो कर्नल है या ब्रिगेडियर है वो एक कमांड के तहत है। मैं आपको आर्गूमेंट ये दे रहा हूं कि ये मामला उधर खत्म नहीं हो जाना, ये फाइनलिटी की स्टेज पे नहीं जाना। जो मिलिट्री कोर्ट फैसला करेगी वो आगे हाई कोर्ट में जाना है। क्या है? नहीं भाई, आप फिर जिद क्या है? मैं देखो ना, अगर फाइनलिटी पे नहीं जाना, सिविलियंस हैं तो फिर सिविलियंस को लड़ने दें। नहीं तो उधर से यार आपकी आर्गूमेंट का मैं जवाब दे रहा हूं। आप आर्गूमेंट ये दे रहे हैं कि उधर से मामला खत्म हो जाना है, आप ये तासर दे रहे हैं ना। मैं आपको कह रहा हूं कि वो आप समझेंगे जैसे ट्रायल कोर्ट है, यानी कि जैसे कोई सेशन कोर्ट है वो उधर मिलिट्री कोर्ट में चला गया, उसके बाद वाला जो बाकी प्रोसेस है हाई कोर्ट वाला या सुप्रीम कोर्ट वाला वो बिल्कुल उसी तरह। ठीक है, मैं तो आपके आर्गूमेंट का जवाब दे रहा हूं। चलें आगे। आप हम इस पे पहले भी डिबेट कर चुके हैं, हम आज भी, आप जब पूरी दुनिया की मिसाल देते हैं, आप मुझे कोई ये मिसाल नहीं देते कि फलां जगह पे किसी मुल्क के लोगों ने मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर टारगेट किया है और वो मिलिट्री कोर्ट में केस नहीं किया। ये आपने कोई मुझे आज तक पूरी दुनिया में ये यूनिक काम हुआ है ना यार, ये यूनिक काम हुआ है। मुझे आप मेरे आर्गूमेंट का जवाब दें कि किस जगह पे हुआ है। आपके आर्गूमेंट का जवाब यह है कि पूरी दुनिया में, सिविलाइज्ड मुल्कों में, आपके पड़ोस इंडिया में सिविलियंस के ऊपर मिलिट्री कोर्ट नहीं चलती। ये जवाब है आपके आर्गुमेंट का। मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे टारगेट करने पे बेशक मिलिट्री इंस्टॉलेशन के ऊपर टारगेट हुए हों तो सिविलियंस को वो उनकी आर्मी एक्ट अप्लाई नहीं होता। मैं आपको कह रहा हूं कि सिविलियंस का ट्रायल नहीं करती मिलिट्री कोर्ट। यार आर्मी एक्ट पे जो उसके डोमेन में आएगा ना, कोर्ट में नहीं होता ना। चलें आगे चलें, आगे जो नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाए। एक वक्त था आप आर्गुमेंट किया करते थे कि ये दहशतगर्दों को भी मिलिट्री कोर्ट में जो है ना वो नहीं किया जाना। एक वक्त था, अब आपने दहशत नहीं, ठीक है, क्या नहीं करना चाहिए। एक वक्त था आप आर्ग्यू किया करते थे, मैं और अहमद दुरानी बैठा करते थे और हम बात किया करते थे। आप कहते थे कि मैं तो ये समझता हूं कि ये दहशतगर्दों का भी मिलिट्री ट्रायल नहीं होना चाहिए। अभी वक्त बदल गया है, थिंकिंग बदल गया, तो ठीक है। नहीं, थिंकिंग ये है, अगर मैं ये करता था आर्गूमेंट तो मैं तो ये समझता हूं कि मैं रोजाना नई बात सीखता हूं। अगर आप जो है आज से 10 या 15 साल पहले उधर खड़े हुए हैं तो मेरा तो ख्याल है कि मैं तो लर्न कर रहा हूं, मैं तो सोल्यूशन की बात कर रहा हूं। मैं आपको पहले भी जो हमारी बात होती थी इसी चीज पे होती थी कि अगर जो है मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे टारगेट का उसका कोई ऐसा कोई तरीका नहीं होगा तो फिर तो ये रोजाना ये काम शुरू हो जाएगा। आज से 10 से 15 साल पहले हम भी यही बात करते थे कि जो दहशतगर्दी होती है ना, जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं, उनके ऊपर वो ट्रायल होता है, ठीक है, उसके ऊपर सवाल किया जाना चाहिए, आर्ग्यूमेंट किया जाना। वो जो दहशतगर्द जो है वो फौजी होते हैं, दहशतगर्द सिविलियंस होते हैं, तो सिविलियन ट्रायल होना चाहिए ना। नहीं होना, सब के ऊपर सिविलियन ट्रायल होना चाहिए। आप फौज को मजबूत करते जा रहे हैं, फौज का काम इंसाफ करना नहीं है। चलें, अगर फौज का केस मजबूत है तो वो सिविलियन में जाए, जाके वो करे, आगे नेक्स्ट ठीक है, इससे कोई हल नहीं होगा। अच्छा चलें जी, दूसरा ये है इसी मामला से जुड़े हुए कि अफगानिस्तान की जो अमारात इस्लामिया है उसके साथ हमारी बातचीत चल रही है। और कल मैंने बात भी की थी
कि एक तीसरे मुल्क में पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो है वो बातचीत कर रहे हैं। वैसे कल की मेरी बात में वो तासुर ये जा रहा है जरा पाकिस्तान टीटीपी के साथ सामने हमने अलग है, उसमें मैंने लिटिल स्टेज पे बताया हुआ है, तो उसके ऊपर एक नई डेवलपमेंट भी है या नई बात भी पता चली है। बात ये पता चली है कि दोनों जो मुल्कों के वफूद हैं, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के यानी कि इमारत इस्लामिया और पाकिस्तान के जो वफूद हैं वो तीसरे मुल्क में रेगुलरली मिल रहे हैं। और मुझे ये पता चला है कि वो जो मुलाकातें हैं फोर्टनाइटली हो रही हैं, ठीक है। और उन मुलाकातों में ज़ाहिर टीटीपी एक एक्टर है और टीटीपी ही वजह नज़ा है। उसमें जो अफ़गान साइड है या तालिबान साइड है वो ये चाहते हैं कि आप जो है ना हमें फाइनेंशियली हेल्प करें, माली मदद करें हमें, ताकि हम इन लोगों को रीलोकेट करें। यानी नॉर्थ में पहले भी उन्होंने बात कही थी, लेकिन अब उन्होंने फॉर्मली भी कही है कि कम 20 अरब रुपया तकरीबन पाकिस्तानी जो है वो डॉलर्स में बात कर रहे हैं, उसकी जो पाकिस्तानी मालियत बनती है 20 अरब रुपया बनती है, कि हम उनको रीलोकेट करें, दूसरी तरफ जाएं और वो जाके वहाँ पर यानी वो कह रहे हैं कि जो टीटीपी के लोग हैं जी, इनको हम पाकिस्तान से निकाल लें, इनको अफगानिस्तान में आबाद करें और इनकी आबादकारी के लिए इनको उधर कोई कारोबार या जो भी है उसके लिए हमें 20 अरब रुपया जी, वो उनकी ओपिनियन ये है कि हमें 20 अरब 20 अरब तो कुछ ज़्यादा नहीं है। वो डॉलर्स में बात कर रहे हैं, लेकिन नहीं, हमारे डॉलर्स में बात कर रहे हैं। अगर 20 अरब बनता है तो वो जिस जी चाहे वो पाउंड में बात करें। मसला ये है कि 20 अरब तो कोई ज़्यादा अमाउंट नहीं है। अगर 20 अरब से ज़्यादा तो हमारे दहशतगर्दी पे या उनको कंट्रोल करने के लिए अगर पैसे लग रहे हैं तो 20 अरब तो कोई बड़ी अमाउंट नहीं है। ये बात तो ज़रा पाकिस्तान ने सोचनी है ना कि पाकिस्तान क्या नहीं, पाकिस्तान हम है ना, यानी कि ये हमारे रिलेटेड है ना। नहीं, वो ज़ाहिर है मैंने और आपने तो फैसला नहीं करना, लेकिन टाइम विल टेल कि ये क्या इसके ऊपर होता है। लेकिन जो पाकिस्तान की जो मिलिट्री और उसकी इस्टेब्लिशमेंट है, मैंने कल भी कही थी, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, वो हम ही नहीं है कि वो टीटीपी को बैठें। और अब वो सूरत हाल वही हो गया कि जब किसी ज़माने में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का जो मामला चला करता था तो वेस्टर्न वर्ल्ड हमें कहती थी कि डबल गेम हम पाकिस्तान कर रहा है। अभी डबल गेम हमारे साथ कौन कर रहा है? वो अफ़गानिस्तान कर रहा है। कैसे कर रहा है कि एक तो टीटीपी को उन्होंने अपना संभाला हुआ और उनकी बातचीत कर रहे हैं, दूसरा क्या कर रहे हैं, दूसरा ये कर रहे हैं कि टीजेपी यानी कि तहरीक जहाद पाकिस्तान लॉन्च कर दिया है। और आप देखें तहरीक जहाद पाकिस्तान में जिन लोग जब उन्होंने क्लेम किया है तो उस क्लेम में देखें वो स्वाति एक बंदा है, ठीक है, एक और बंदे का नाम है वो लिखा हुआ है उन्होंने, वो बता रहे हैं कि आइडेंटिटी दे रहे हैं कि ये पाकिस्तान के लोग हैं। हालांकि ये बात भी अब काफ़ी हद तक इस्टेब्लिश होगी कि वो, लेकिन एजाज अगर तो ये बात मान ली जाए कि वो कह रहे हैं कि 20 अरब दे दें हम इनको उधर आबाद कर देते हैं, तो मेरे ख्याल है कि इससे अच्छी डील हो ही नहीं सकती। वो अगर 2 दिन का टाइम देते हैं तो उनको आज ही 20 अरब रुपया दें। इसमें स्टैब्लिशमेंट की ना मानने वाली भी बात नहीं है, यानी कि वो अगर 20 अरब में इनसे जान छूटती है तो वो क्यों नहीं मानेंगे। ये मेरे इल्म में नहीं है ना कि एस्टेब्लिशमेंट की थिंकिंग क्या है। लेकिन मैं अब आपको एक बार बताऊं कि पिछले दिनों आर्मी चीफ मिले थे, उलमा से मिले थे, तो उलमा से जब वो मिले थे तो उलमा में से एक साहब ने खड़े होकर उन्हें कहा कि जी टीटीपी से बात ना करें, दाइश से बात ना करें, ये तो दहशतगर्द है, ये ख्वारिज हैं, लेकिन अफ़गानिस्तान के साथ जो है ना वो दरवाज़ा खुला रखें। तो इस पे जनरल आसिम मुनीर ने कहा था जी मैं अफ़गानिस्तान से दरवाज़ा खुला रखने पर तैयार हूँ, लेकिन अगर पाकिस्तानी किसी का बेगुनाह पाकिस्तानी का खून जाएगा तो मैं यानी कि उसके ऊपर हम रिस्पॉन्ड करेंगे। तो अब ये मेरे ख्याल में ब्रॉडर लेवल पे या जिस भी लेवल पे चीज़ों को देख रहे होंगे कि ज़ाहिर है कि आप पैसे दे दें, उनके सारे CBMs भी मान लें, पता नहीं वो अमल करें या ना करें, उसकी कोई गारंटीज भी तो चाहिए ना। तो खैर हो रहा होगा वो अगर तालिबान दे रहे हैं अफगानिस्तान वाले तो फिर तो हम उनको ही पकड़ेंगे। अच्छा, बाकी जो है तीसरा इशू हमारा वो है ब्यूरोक्रेसी के हवाले से। पिछले दिनों अखबार में एक इश्तिहार आया, शोकाज नोटिस। वो शोकाज नोटिस जो है वो एक रब नवाज मतियाना एक DC हैं इनकम टैक्स, उनके नाम था कि भाई आपने छुट्टी ली और फिर छुट्टी के बगैर आप अभी भी गैर हाज़िर हैं तो आप अपनी वजाहत पेश करें, नहीं तो हम आपको डिसमिस कर रहे हैं। उससे पहले 2 नोटिस जो है उनके घर भिजवा चुके थे। ये एक उनकी एक तरह की रिक्वायरमेंट है कि अगर उसके बगैर हम डिसमिस करेंगे लोग अदालत में चले जाते हैं जी कि मुझे पता नहीं चला था। अब ज़रा उनकी कार्रवाई सुने। जो मतियाना साहब हैं वो कोई 2020 में कोई 2 साल की छुट्टी लेकर गए कनाडा कि मैं पढ़ने जाना, स्टडी लीव पे गए, कोई स्कॉलरशिप पे, पता नहीं कोई इस तरह का मामला था। उधर गए, फिर कोई 2 साल बाद यानी 2022 में आए और जब उनकी छुट्टी कंप्लीट हो गई थी उससे भी कोई 2 माह गुजर के उसके बाद आए।
अब उन्होंने ज्वाइन किया है और ज्वाइन करने के तीसरे दिन उन्होंने 5 साल छुट्टी के लिए अप्लाई कर दिया। अच्छा, कि मुझे 5 साल और छुट्टी दें, और उन्होंने इंतजार नहीं किया कि छुट्टी मिल रही है या नहीं। चौथे दिन वो कनाडा फिर चले गए, छुट्टी अप्रूव हुए बगैर, छुट्टी अप्रूव हुए बगैर वो कनाडा चले गए। अब ये है कि मैंने इस सिलसिले में कोई एफबीआर के लोगों से बात की, कोई इस्टेब्लिशमेंट के लोगों से बात की कि ये मसला है क्या। उन्होंने कहा जी ये मसला संगीन होता जा रहा है कि बहुत सारे लोग हैं, अफसरान हैं कि जो बैरून मुल्क इसी तरह जाते हैं और वापस नहीं आते। 2 कैटेगरीज हैं, एक हैं जो रिज़ाइन कर देते हैं, अच्छा उनकी नहीं कि मुझे कोई इतराज़ नहीं है कि वो रिज़ाइन करता है। दूसरे वो हैं कि जो इसी तरह छुट्टियां ले ले के उधर की नेशनैलिटी लेते हैं और फिर वो कोई पाकिस्तान आते हैं, या कि भाई यानी कि मेरे पास उधर की भी नेशनैलिटी होगी और इधर की भी होगी, और फिर कोई उनका पता नहीं चलता कि वो किस साइड पे खड़े हैं। तो मैं कोई एफबीआर के लोगों से बात कर रहा था, उन्होंने कहा जी कि एक और हमारा अफसर है कोई BS-20 में, यानी कि 20वें स्केल में, और वो भी को 5 साल पहले इसी तरह कनाडा रह के गया आया। फिर उसने सोचा कि मैं अब ना इब्तदा जो है ना वो जल्दी रिटायरमेंट वो ले लूँ, उसमें 1 साल और मौजूद था। उसने कहा जी मुझे इधर भी छुट्टी दें, वो छुट्टी नहीं दी, वो फिर गैर हाज़िर रहा। अब वो एक तरफ वो रिटायरमेंट के लिए प्रेशर है जी कि इसको रिटायर किया जाए, दूसरी तरफ जो उस पर एक्शन लेने वाले हैं उन्होंने कहा नहीं इसको डिसमिस किया जाए। मामला जो है वो प्राइम मिनिस्टर के पास गया, प्राइम मिनिस्टर ने उसकी रिटायरमेंट मंजूर कर ली बजाय इसके कि अच्छा। मैं एस्टेब्लिशमेंट वाले से पूछ रहा था, उन्होंने कहा जी कि ये जो ट्रेंड है ये पिछले कुछ सालों में ये ज़्यादा हो रहा है, और जिन 3 सर्विसेज के अफसरान ये काम कर रहे हैं उनमें एक तो है हमारी जो पैस है DMG, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप, जिसको आप पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कहते हैं। दूसरे नंबर पे पुलिस वाले आते हैं और तीसरे नंबर पे एफबीआर वाले। नंबरिंग का ये नहीं मुझे आइडिया कि किन के नंबर ज़्यादा है, लेकिन ये तीन आते हैं, ठीक है। तो जो अभी हमारे मौजूदा सेक्रेटरी स्टैब हैं, इनके होते हुए उन्होंने को 5-6 बंदे जो हैं डिसमिस किए हैं इन्हीं ग्राउंड्स पर। और डिसमिस को ये एक इंतहाई स्टेप समझते हैं। ये नहीं है कि सिर्फ बंदे 5 थे, यानी कि 5 बंदे जो हैं वो डिसमिस हुए हैं, कोई 10 हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है, यानी प्रोसीडिंग चल रही है। इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं जिनको टर्मिनेट कर देते हैं, क्योंकि डिसमिसल जो है वो एक इंतहाई स्टेप समझा जाता है कि उसके बाद वो गवर्नमेंट सर्विस में कि उनको वो एंटर भी नहीं दोबारा हो सकते किसी भी MP1 के या किसी और चक्कर में ना। तो ये चीज़ जो है ना ये बढ़ती जा रही है। 2 तरह के ट्रेंड्स आ रहे हैं कि कई लोग हैं कि जो बाहर जाके उधर रिज़ाइन कर देते हैं, चलें, यानी कि मुझे इस बात की समझ आती है कि लड़के CSS करके आते हैं, फिर जिस तरह उनको बंदरों की तरह इस्तेमाल करते हैं। हमारी जो सियासी क़यादत है ये भी वैसे तो बड़ी सिविल सुपरमेसी की बात करती है, लेकिन ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी नहीं देती अफसरान को। तो एक तो वो भी हैं, यानी कि उनको बड़ा डिसल्यूजेंट फील करते हैं, उनका राइट है कि अगर वो रिज़ाइन करना चाहते हैं। दूसरे ये जो 2 कश्तियों के मुसाफिर हैं कि छुट्टी लेके और उधर जो है अपना वीज़ा उधर पासपोर्ट पक्का करने के चक्कर में फिर आप इधर आ गए, फिर पता नहीं कि बच्चे आपके किधर हैं, आप इधर हैं, कोई इतनी आपकी ना इधर को सही सर्व कर पाते हैं। फ़ौज में आपकी फॉरेन सिटीज़नशिप नहीं हो सकती, आपके पास पाकिस्तानी सिटीज़नशिप होनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि ये जो एक इसमें जो सिविलियन वाली साइड है इसमें लॉ में भी तरमीम की ज़रूरत है। हमारा जो लॉ मेकर है वो भी डुअल सिटीज़न नहीं हो सकता। तो जो ब्यूरोक्रेसी है इसमें भी ये चीज़ लाई जानी चाहिए ताकि इस चीज़ को डिस्करेज किया जाए। कोई शक नहीं, ये बड़ा अहम मसला है। तो आई होप कि इस हवाले से हम आगे भी आने वाले दिनों में भी बात करते रहेंगे। तो नाजरीन, आपने हमारी गुफ्तगू सुनी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपने हमें मालूमात देना हो तो talkshock777@gmail.com पे दीजिए, और अगर हमारी गुफ्तगू के ऊपर आपने कोई राय देनी हो तो इनबॉक्स में जो कमेंट बॉक्स है उसमें ज़रूर कीजिए। हमें इजाज़त दीजिए।